नमस्कार, जय राम जी की जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी की वो पंक्तियां, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर समस्याएं सभी। तो आज हमारे साथ टीकमगढ़ से हैं श्री संदीप श्रीवास्तव, जो कि रंगमंच से जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और तकरीबन 20 वर्षों से पाहुना लोक जन समिति मंच से जुड़े हुए हैं, काफी सक्रिय हैं और सारे के सारे नाटक इन्होंने बुंदेली बोली में किए हुए हैं और उनकी कहानी आम जनमानस की कहानी होती है। तो आइए आज बात करते हैं संदीप श्रीवास्तव से। नमस्कार जी संदीप जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। संदीप, आपके बारे में, आपके बड़े भाई के बारे में मैंने काफी दिन से, आज से नहीं जानता हूँ, लेकिन मुलाकात करने का आपसे मौका अभी मिला है। और सबसे पहले सत्यार्थी जी ने मुझे बोला कि पाहुना के बारे में बताएं। तो भाई मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ संदीप कि पाहुना की शुरुआत कब से हुई, आप कब से जुड़े हुए हैं और पाहुना किस प्रकार काम करता है? इस सबको बताने से पहले सबसे पहले तो रंजन भैया आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बुंदेली झलक के प्लेटफॉर्म पे और दूसरी बात एक है कि हमने हाल ही में एक बुंदेलखंड को माटी को लाल, माटी को हीरा खो है, जिन्हें लोकगीत के माध्यम से देश के बहुत कोने कोने तक बुंदेलखंड को पहुंचा है। तो सबसे पहले हम श्री आदरणीय स्वर्गीय श्री देशराज पटेल जी को सादर सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बुंदेलखंड के सब कलाकार, बुंदेलखंड के सब कलाकारों से एक वो है कि सबकी एक अपील हो, एक आवाज हो कि श्री देशराज पटेल जी को भारत सरकार पद्म श्री से सम्मानित करे। तो आपके डिजिटल के माध्यम से हम अपील करना चाहूँ कि उन्हें पद्म श्री से सम्मानित करो जावे। और बतकाव शुरू करने के पहले हम अपनी श्रद्धेय माता जी के चरणों में वंदन करते हैं और हमारे मार्गदर्शक, हमारे घर के मुखिया, हमारे गुरु, जिनके पूरे निर्देशन पे और पूरे उनके मार्गदर्शन पे हमारा परिवार चला, तो हमारा रंगमंच चलते हैं, उनके चरण में हम वंदन करके बतकाव शुरू करना चाहते हैं, उनकी आज्ञा लेना चाहते। जी रंजन भैया शुरू करें। जी बिल्कुल, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। जी जी। तो पाहुना की शुरुआत तो हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री संजय श्रीवास्तव जी ने की। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जाने से पहले वो उसमें नींव डाल गए थे, उसकी स्थापना कर चुके थे वो। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मैंने देखा, वो जब 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थे, तो 1996 में इस पाहुना लोक मंच की शुरुआत हो चुकी थी। तो तब से किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है पाहुना? पाहुना के माध्यम से। जी जी। पाहुना ने तो सबसे पहले एक तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी को ही अपना वो ले लिया कि उनकी कहानी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो हमारे बुंदेलखंड के गांव के परिवेश में रची बची उनकी सब कहानियां रहती हैं। और हमारा ये उद्देश्य ये है कि हम बुंदेली में ही नाटक करते हैं, स्वांग शैली में नाटक करते हैं। तो इसलिए प्रेमचंद की कहानी हम लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है और लोगों से ज्यादा जुड़ जाते हैं हम। इसलिए प्रेमचंद की कहानी, यहाँ तक कि हमने विदेशी जो प्ले भी किए हैं, ब्रेख्त को भी किया हमने, बुंदेलखंडी में किया हमने, अभी रशियन प्ले किया था एक, वो भी बुंदेलखंडी में किया।
तो कोशिश ये है कि जितने भी नाटक करें हम बुंदेली में करते हैं। चलिए, इस बात की खुशी हुई कि आप सारे नाटक ब्रेख्त को भी आपने बुंदेली में किया और हमने ब्रेख्त को हिमाचली में किया था। तो बहुत खुशी है कि बुंदेली में, और जैसे कि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ये भी स्वांग शैली में नाटक कर रहे हैं और उनके नाटक भी पूरे बुंदेली में होते हैं। तो पाहुना के माध्यम से आप लोगों ने कहां तक नाटक किए हैं, उनकी याद कहां तक शो किए हैं? पाहुना ने मध्य प्रदेश के तो करीब सब जगह नाटक किया है, इसलिए में जहाँ रंगमंच होता है जी। यहाँ की दिल्ली भी अभी हम असम, मेघालय यहाँ शो करके आए, वो भी वहां भी बुंदेली में नाटक किया हमने। भले वहां पे लोग समझ नहीं पा रहे थे तो थोड़ा सा समझाने के लिए जूझना पड़ा, लेकिन किया बुंदेली में है। अच्छा, जब बुंदेली लेके आप जाते हैं, मैं आपको 30 साल पहले मैंने देखा था कि जबलपुर का शो था दद्दा का। उस समय चंदा बेड़नी दिल्ली में हुआ था। उस समय आज से 1990 में संगीत नाटक अकेडमी ने करवाया था, अलखनंदन जी का शो था। तो मैं उस समय कमानी ऑडिटोरियम में देख रहा था और बुंदेली में होने के बावजूद भी जो तालियां थी और जो ऑडियंस थी, अद्भुत देखा मैंने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि और जगह आप जाते हैं बुंदेली लेकर, तो लोग कैसे जुड़ते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, क्या रिस्पॉन्स करते हैं वो? बुंदेली एक तो हमें लगता है कि हिंदी के बिल्कुल आसपास है। बुंदेली को समझना बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है। जहां भी शो किए बुंदेली को समझा गया है। बुंदेली की जो मिठास है ना, मिठास से बहुत जल्दी जुड़ जाता है दर्शक, और बहुत चुटीले व्यंग होते हैं बुंदेली के। तो हमारे जो फोक कलाकार हैं वो उनमें रमे बसे हैं बुंदेली में, तो बहुत बेहतरीन वो खेलते हैं बुंदेली में और नाटक को और रोचक बना देते हैं, तो लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं उससे। और कुछ नाटक के बारे में बताइए, नाटक के विषय में, क्या कथा वस्तु के विषय में, अभिनय के विषय में, कि वहां के कलाकार कैसे करते हैं। मैं वहां के कलाकारों के बारे में अब जी पाहुना में एक शहरी बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और कुछ गांव के बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, कुछ अपने बिजनेस करते हैं, छोटी दुकान करते हैं। लेकिन सब छोड़ के जब रंगमंच करने का मौका उनको समय आता है तो अपना सब काम छोड़ के रंगमंच में आ जाते हैं, और वो इतने रंग उसमें बस गए हैं कि उनको मतलब अभिनय के यदि कोई बड़ा निर्देशक आए फोक कलाकारों को कराने के लिए नाटक, और वो अपनी मतलब हमें नहीं लगता कि वो निर्देशक उनको ये बता पाए कि ऐसे नहीं ऐसे कर, यदि बुंदेली में कर रहे हैं वो नाटक, तो वो फोक कलाकार इतने रचे बचे हैं कि उनको हमें नहीं लगता कि हाँ उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, ऐसी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी है उनकी। हाँ बिल्कुल, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होने के बावजूद भी जो शौकिया रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसी कोई घटना जो बहुत अच्छी आपको लगी हो रंगमंच की, ऐसी बातों को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा एक बहुत थोड़ा सा फेमस एक प्ले है जी, मुंशन जी की कहानी है, कफन और फूस की रात, दो कहानी है जी। उन दो कहानी को लेकर साधु घीसू मरेना माधव करके एक प्ले है जी, जिसमें स्वांग शैली में है पूरा, उसमें स्वांग भी होता है, उसमें बुंदेलखंड का जितनी भी संस्कृति है कोशिश की है जी समाहित करने की। राई भी है उसमें, लोक नृत्य अपना। जी जी। तो जब भोपाल में शो हो रहा था हमारा भारत भवन में, जी जी
कई ट्रेंड देख रहे थे, ट्रेंड एक्टर देख रहे थे और अचंभित थे वो कि ये कैसे कर रहे हैं। और बाद में जब शो खत्म होने के बाद उन लड़कों को ऐसे पकड़ा कि मतलब उनको वो जो कलाकार थे वो भी समझ रहे थे कि हम जाने अब कहाँ आ गए। एक तो बेचारे क्या फेस नहीं कर पाते हैं ज्यादा बातों का, वो कलाकार, उनके संग साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको ये भी लग रहा था कि अब हम फंस गए, हमें जल्दी से यहाँ से छुटकारा मिलना चाहिए। एक वहां पे खुशी भी हो रही थी कि अरे वाह, हमें कैसे हाथों में लिया जा रहा है। तो मतलब उस रात उन लोगों का कुछ दूसरा ही नजारा था और बहुत खुश थे वो। जी आवाज जी संदीप जी। जी कैसा लगा? जी, मेरे नाटक की कुछ झलकियां थी है। तो इस नाटक के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए दर्शकों को। ये कफन और आ, पूछ की रात की कहानी है प्रेमचंद जी की, जो मैंने पहले बताया कि साधु मैं भीषु थोड़ा सा मरे न क्षमा मरे। चाहता हूं दर्शकों से। जी जी, मेरी आवाज साधु आ रही भीषु, है? जी आ रही है। जी जी जी, मैं इससे क्षमा चाहता हूं, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं इस क्लिप को दोबारा दिखाना चाहता हूं। जी जी लोगों तक ऑडियो नहीं पहुंच पाया, क्षमा चाहते हैं।
जी भैया, आप लोगन को अच्छा लगो होए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दइयो। तो हमें भी बहुत अच्छा लगे है। और खास बात हम बता रहे हैं कि परिवेश बदल जा रहा है, वो चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो बाकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो संदीप भैया ने बहुत अच्छा नाटक करो, बहुत अच्छा मंचन करो जा नाटक को, और पूरा बुंदेली विधा में करो। तो हम चाहते हैं भैया कि तुम जरा हमारे दर्शकन को विस्तार पूर्वक बताओ कि कैसे जाकी तैयारी करी और कैसे कैसे मजा आओ जाकी तैयारी करवे में, और कैसे यात्रा रही स्टेज पे जावे की, फाइनल शो कैसे भाव, बाकी बारे में बताओ। एक कफन पहले हम नाटक करते, तो कफन को लेके एक नाटक करते हैं। अब कफन कहानी को सारा ड्यूरेशन थोड़ी सी कम हो रही थी, वो एक पूस की रात की कहानी उठाई हमने। अब पूस की रात में एक समस्या आई कि कुत्ता को बनवे। जबरा नाम कोई कुत्ता है, उनमें कुत्ता को बनवे। और हमने कही कि हम तो हल्कू कर रहे भाई साहब से हम जो भी नाटक करते वो रोज उनसे बात हो शाम के कि आज रिहर्सल में जो भाव, एक्चुअली में वे दिल्ली हैं, हम लोग टीकमगढ़ में काम करते, समय समय पे भी आओ तो हम उन्होंने मार्गदर्शन देते, नहीं तो वीडियो कॉलिंग से और फोन से पूरे होते से मार्गदर्शन देते हैं। भाई साहब बोले कि आदमी हल्कू को रोल करबो और जो तो सब ठीक है, जानवर को रोल करबो एक चैलेंज की बात है। तो तुम हल्कू वल्कू तो छोड़ो, जबरा करो, उससे कछु नाम मिले तुम्हें। हमने ठानो जबरा करवे की। कठिन काम है, तो 8-10 दिन रिहर्सल शुरू भाई। हम रिहर्सल से टीकमगढ़ रिहर्सल करवे जाते मवई से। मवई गांव है 14 किलोमीटर। तो कितने से फोक कलाकार जो गांव के कलाकार हैं, उनको लुआ जाने और टीकमगढ़ रिहर्सल करवे, क्योंकि शहर के बच्चा होता है टीकमगढ़ में रहते, तो परेशानी तो बहुत होती है। रोज लुआ जाओ, रोज लुआ ले आओ, नहीं आओ। अब शुरू भाई कहानी पूछ की रात करबो, तो हमने जबरा करवे की हमने ठान ली, जैसे भाई साहब ने कही से। आपने कुत्ता कर तो रहे हो गुरु, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती के भौंक भाग के अकेले स्टेज पे आ जाओ, ऊपरी ऊपरी नहीं लगवे। तो हम रोज लौट के आउते,
तो कुत्ता और रोटी लेकर कुत्तन के पीछे पीछे फिरे हम कम से कम 12-15 दिन कि कैसे भी परे हैं, क्या कर रहे, कैसे हाँप रहे, कैसे पूंछ हिला रहे, जो करते रहते हैं। आपने जब बात करी थी ऐसा, जब से भी कुत्ता हमारे घर के आसपास लपक गए, एक दिन आपको फोन आओ तो जब भी कुत्ता भौंक रहे, जब से लपके हुए सब कुत्ता, उन्होंने खूब रोटी खुआई थी जब। तो फिर जब जबरा करोगा तो सब पूछ की रात की पूरी कहानी एक तरफ, और जबरा मतलब हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, लोग कहते हैं जबरा को बहुत पसंद करोगा तो भोपाल में आज तक कि अगर साधु घिसू की बात हो तो जबरा की बात जरूर होता ही। हमारे गुरुजी आलोक चटर्जी हैं आदरणीय, वे हमेशा जबरा की बात करें। हमारे और टीकमगढ़ के जो भी कलाकार हैं, जो दर्शक हैं, अगर मिले हम 200 नाटक भी करें तो भी कहते यार एक आदमी फैशन जबरा वारो दिखाओ। तो वो साधु घिसू वो सुपरहिट प्ले हो चुको तो जबरा से भी, और फोक कलाकार ने उनमें जान डाल दी। बुंदेलखंडी तो बोली हती सो बहुत जबरदस्त चीज हती, और बुंदेलखंड की पूरी चीजें डली थी, लोक नृत्य हते, गणेश वंदना हती बुंदेली में, और गाना हते। तो कुल मिला के अच्छो मसालो है प्ले में। जी को हम असम करवे गए थे, असम मेघालय। तो आपको बताएं कि जो आप कह रहे हैं ना फोक कलाकार की कछु कहानी सुनाओ। फोक कलाकार हते वह गांव के मजदूर आदमी बेचारे राजधानी में बैठे मिलो न पहली बार। आप राजधानी में बैठे, एक तो घुसबे में डरा रहे थे पहले, दिल्ली से राजधानी हती का 3 गेट खोल के होते पहुंच पाऊंगे तो उन्हें, और ट्रेन में तो एक गेट में सब घुसे तो सीट पकड़ी। अब बैठ गए, अब बस सर्वे हो रहा, वो हो रहा कहूँ जूस आ रहा हो, जो खाना पीना आ रहा, तो उन्होंने जो लग रहा तो हमारी सीट से ये 2 पीछे सीट हती उनकी 2 जनन की, तो उन्हें जो लग रहा तो पेमेंट तो नहीं देने। तो एक बार तो उनने एक चीज आई सुबह लई नहीं कही हमें नहीं चाहे। फिर हमने जाके बताई कि जो जो आज जा ले जा, पेमेंट सब हो चुको टिकट में। फिर मस्ती से फैल फाल के लेटे हुए, फिर दिक्कत भाई उन्हें उते जावे में, टॉयलेट जावे में खाए के आदत नहीं हती। एक बार बाहो कमोड वाली हती इंग्लिश वाली, में समस्या भाई। अब 2-3 दिन को सफर है तो धीरे धीरे मतलब बड़ी विचित्र अच्छी यात्रा भाई। उनको भी मजा आओ, उनको लगो कि नहीं कलाकार को कछु वजूद है। और तो फोक कलाकार को अपन की कोशिश जा है कि जो कलाकार हैं उनको सही मुकाम मिलवे, सही स्टेज मिलवे, सही मंच मिलवे, और उनको मेहनता न मिलवे, पूरी कोशिश जा रही थी। अभी बुंदेलखंड में रंगमंच को लेके क्या संभावना है? बुंदेली रंगमंच को लेके कैसे महसूस करो? अगर बुंदेलखंड में जहां आपने अपने शो करे हैं तो वहां को कैसा रिस्पांस रहा? बुंदेलखंड कैसे? जी 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 बुंदेलखंड में जैसे मैं प्रमोद शो हुआ, जहाँ के लोग बुंदेली को जानते हैं वहां तो सुपरहिट शो हो जाता है, और अधिकांश जानते हैं। दिल्ली में भी समझा गया बुंदेली को, भोपाल में समझा गया है। अब छोटी जगह पे अभी थिएटर हम तो यहाँ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक माहौल बना है टीकमगढ़ में रंगमंच का, धीरे धीरे। नहीं तो हमने उस समय से शुरू किया था यहाँ पे जहाँ लड़कियां मिलती नहीं थी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लड़की नहीं मिलती थी। नाटक करना है तो नाटक एक तो ऐसा ढूंढो जिसमें लड़की कोई करेक्टर ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो धीरे धीरे विश्वास जगा, दिखाया, एक लड़की आई, ज्यादा प्रेस नहीं कर पाते थे रेसल में कि ऐसा नहीं ऐसा करो, जैसा कर रही अच्छा कर रही हो, इस टाइप शुरू किया। आज स्थिति यह है कि लड़कियां खूब हैं शहर में, रंगमंच करते हैं, उनके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, और अच्छा टीकमगढ़ में रंगमंच भी हो रहा है। क्योंकि रंगमंच जहां तक देखा जाए कि एक तरफ ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद सीधे टीकमगढ़ में होता है, भोपाल में होता है, और जगह पे नहीं होता है। बड़ी मायूसी है बुंदेली की, जहां जहां बोली जाती है वहां
रंगमंच का बहुत अभाव है। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं कि भैया जैसे कि 20 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, और आज संघर्ष तो एक कलाकार पूरी जिंदगी करता है, लेकिन एक मुकाम जो खड़ा कर लिया है संजय श्रीवास्तव जी ने और संदीप श्रीवास्तव जी ने, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तो कोशिश करके देखें बुंदेली में, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। क्योंकि मैं अलखनंदन जी जबलपुर वाले विवेचना ग्रुप का प्ले 1990 में हमने चंदा बेड़नी देखो तो, और अद्भुत प्ले देखो तो। बाकी बात हमने भी बहुत कोशिश करी कि भाई हम बुंदेली में करें, लेकिन हम जैसे लोग असफल रह गए। मुंबई पहुंच गए, मुंबई में पहुंचने के बाद रंगमंच लगभग हमारा छूट ही गया। लेकिन हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारे आवे के बाद बुंदेलखंड में रंगमंच की शुरुआत हो गई। एक तरफ आप लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी झांसी में और ग्वालियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपने से संस्कृति से जुड़े हुए काम करने में मुझे भी आनंद आता है। इसीलिए बुंदेली झलक के माध्यम से मैं सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपके पास कोई भी बुंदेली लोक संस्कृति, साहित्य और लोक कला से संबंधित कोई भी जानकारी है और आप शेयर करना चाहते हैं, तो बुंदेली झलक के मंच पे आके आप शेयर कीजिए, हमें खुशी होगी और देखने वालों को खुशी होगी। संदीप, काफी लंबा है रंगमंच का जो गाने, क्योंकि जान होता है जो स्वांग शैली है या जो लोक शैली है, उसमें गाने जान होते हैं, कहानी में जान डालने का काम करते हैं गाने और संगीत। तो गाने और संगीत के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक तो बुंदेलखंड में पारंपरिक गानों की कोई कमी नहीं है। बुंदेलखंड तो संस्कृति से बहुत भरा, बहुत मतलब उसको रहीस किया कहा जाए तो कम वो नहीं है, भरा पड़ा है। कला बिल्कुल भरपूर भरी पड़ी है बुंदेलखंड में। चाहे गीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे लोक नृत्य हो, स्वांग नाटक हो, रावला हो, सब मतलब अच्छे अच्छे कलाकार हैं और अच्छे अच्छे गीत हैं। तो कोई बहुत गीत एक तो पहले से जो हैं बुंदेलखंड में, यदि कहानी से जुड़ते हैं, वो कहानी के उसमें आते हैं, तो उन्हीं को हम ले लेते हैं, जिससे ज्यादा हमें मेहनत ना करना पड़े कंपोजिंग में या उसकी उसमें। तो वो बहुत अच्छी धुनें भी रहती हैं, जो अपने पारंपरिक धुनें हैं। और यदि कुछ और जोड़ना होता है तो हमारे आदरणीय बड़े भाई बहुत अच्छे राइटर हैं। जितने अच्छे वो टीचर हैं, निर्देशक हैं, एक्टर हैं, उतने ही अच्छे वो राइटर भी हैं। तो और वो लिखते भी हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं। तो वो वहां से लिख के हमें गीत देते हैं, हम लोग उनको फिर संगीत में परोते हैं और नाटक में डालते हैं। और ये जितना भी म्यूजिशियन हैं वो सब लोकल के हैं, गायक सब लोकल के हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ गीत आप सुनाएं दर्शकों को कि किस तरह से एक नाटक है, मान लीजिए कि प्रेमचंद का नाटक है, और उस कहानी में किस तरह से आप लोगों ने गीतों को जोड़ा है। जी, अच्छा, साधु घिसू का एक लास्ट में नाटक है, जैसा कि वो उसकी कहानी है कि आज भी वो कामचोर लोग हैं जी, काम नहीं कर रहे हैं, जो आज भी वह स्थिति है। खैर प्रेमचंद की कहानी तो 100 साल 1000 साल बाद भी वही ऐसे लगना कि आज की चीज है। तो उसका एक लास्ट का साधु घिसू का एक गाना सुनाता हूं मैं। कि साधो घिसु मरे न माधो, साधो घिसु मरे न माधो, कलयुग में घन घोर समर है, भूख गरीबी सदा मरे है, कलयुग में घन घोर समर है, भूख गरीबी सदा मरे है, तड़प तड़प के
बुधिया मर गई तड़प तड़प के, बुधिया मर गई जिंदा घी सुमाधो, साधु घी सुमरे ना माधव, साधु घी सुमरे ना माधव। जी, तब तक ये कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है। जी जी जी, और नाटकों के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक हमने रशियन प्ले किया था जो आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी ने डायरेक्ट किया था उसको, जी जी द इंस्पेक्टर। तो उसको बुंदेली में जी किया था, दास्ताने दानापुर करके। जी वो भी फेमस हुआ शो, और उसके भी काफी शो हुए, करीब उससे 36 शो हुए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर। और अच्छा जी हिट जी प्रोडक्शन है हमारा एक, वो भी दास्ताने दानापुर। दास्ताने जी दानापुर की बहुत बड़ी पहचान भी मिली पाहुना को। जी पाहुना ने बहुत यात्राएं की दास्ताने दानापुर के साथ। एक बहुत बड़ी टीम थी उसमें, मतलब बड़ी कास्टिंग वाला नाटक था। जी तो उसको किया, टीकमगढ़ में वर्कशॉप लगाई थी, आदरणीय भाई साहब को दिल्ली से बुलाया था। टीकमगढ़ में जी नए नए कलाकारों को एक महीने की वर्कशॉप लगाई थी, उसमें ये नाटक तैयार किया गया था। जी। तो क्या वर्कशॉप हर साल लगती रहती हैं उधर रंगमंच से संबंधित? रंगमंच से संबंधित हर साल एक तो बच्चों के लिए हम समर कैंप लगाते हैं। जी जी गर्मियों में बच्चों के लिए करते हैं, और यंग लोगों के लिए करते हैं। बाहर से हम अपने, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है रंगमंच वाला, जी 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 पैसों का अभाव होने के कारण उनको हम ऐसे बुला लेते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर देते हैं। और जी जी 15 दिन की ऐसी वर्कशॉप होती है। अभी हाल ही में हमने एक वर्कशॉप की थी 8 दिन की, जिसमें कविता कोलाज, कविताओं का रंगमंच के लिए किया था वो। जी जी जी। तो उसका शो भी हुआ था, फिर छतरपुर शो हुआ। तो ऐसी तो वर्कशॉप हर थोड़ा सा साल ये जो कविताओं का रंगमंच है, इसको थोड़ा सा ये इतना समझाइए कि दर्शक हमारे समझ सकें कि कविताओं को कैसे मंचन होता है। क्योंकि एक तरफ हाँ, नाटकों का मंचन तो होता है, कहानियों का भी मंचन होता है, मैं आप दर्शकों को बता दूं, और कविताओं का भी मंचन होता है। तो अब जी मैं बता दूं, जैसे कविता जी हो जी या जी नाटक जी पढ़ना, आम लोगों का पढ़ना अलग बात है। हम एक्टर नाटक को पढ़ते हैं तो हमारे सामने विजुअल सामने आ जाते हैं नाटक, एक एक जी सीन जी के विजुअल बनते हैं। जी लेकिन कोई आम आदमी उसको पढ़े तो सीधा सीधा पढ़ता जाता है वो, जी है जी ना। तो जी जैसे नाटक लिखा हुआ है, नाटक तो मैं ये समझता हूँ कि नाटक यदि किताब में है, जी जब जब तक वो गर्भ धारण किए हुए है, जी जिस दिन वो मंच पे आता है, जब उस नाटक का जन्म होता है। जी तो ऐसा ही कविता है। कभी 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 अपना कविताएं पढ़ देता है, सीधे सीधे लाइन पढ़ देता है। लेकिन जब हम मंच पे कविताओं का मंचन करते हैं, तो एक्टर जी पूरा जी मूवमेंट, एक्सप्रेशन, और जो भी उसमें गुंजाइश, जैसे जीवंत करने की जो गुंजाइश होती है, जी वैसा तो सीधा जुड़ जाता है, और उस कविता को सीधा मतलब जीवंत कर देता है। तो वो जी जी दर्शक जो है, कवि की कविता सुनने से ज्यादा कविता का रंगमंच देखने में उस कविता को ज्यादा समझ पाता है।
तो ये कविताएं कहाँ से ली थी आप लोगों ने? ये बुंदेली ही थी या हिंदी? नहीं, हिंदी कविता थी, बड़े बड़े कवि थे, दिनकर जी, जी और ये बड़े कवियों की कविताएं ली थी। जी उनको वो जो हमारे अंकित मिश्रा है रीवा के, वो आए थे जी वर्कशॉप लेने, उन्हीं ने कविताएं को चयन किया था, उन्हीं ने उनको तैयार कराया था। जी जी जी। इसके अलावा लोक संस्कृति से संबंधित, जैसा कि मैंने सुना है कि लोक संस्कृति से संबंधित बहुत काम किए हैं पाहुना ने, तो थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। अब पाहुना ने नाटक के अलावा बुंदेलखंड की एक बार हमने 2003 में दिल्ली पूरा बुंदेलखंड लेके गए थे, यहाँ तक कि हम लोगों ने यहाँ पे 8 दिन पहले जवारे बो दिए थे। जी जी जी। और जवारे उगा के वो उनको लेके सहेज के वो दिल्ली तक ले गए थे। उनको यहाँ एक जश्न बचपन कार्यक्रम होता है दिल्ली में, जी जी जी, तो उसमें ले जाना था। तो पूरा बुंदेल, और 7 दिन 7 चीजें दिखानी थी बुंदेलखंड की या कहीं की भी। 7 दिन का कार्यक्रम था, तो रोज एक नई विधा प्रदर्शन करनी थी। तो हम मोनिया, बरेदी, जवार और स्वांग, बाबा, रावला, ऐसे पूरा बुंदेलखंड लेके गए थे और दिल्ली में उसके प्रदर्शन हुए थे, जिसको बहुत सराहा भी गया था। जी। तो नाटक के अलावा बुंदेलखंड की और भी जितनी चीजें हैं, लोकगीत हो या कोई फोक हो, उन सब का काम करते हैं। बहुत बढ़िया जी। और संदीप जी, थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से जुड़ जाइएगा। जी 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 जी। अभी क्योंकि एक तरफ से मेरी ये मशीन जहां से पूरा टेलीकास्ट चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर गया है। जी जी। बाकी अपने, मैं वहां के टीम के बारे में जानना चाहता जी कि अब जो आपके स्थानीय कलाकार हैं, तो उनका और क्या काम है? क्या सिर्फ व्यावसायिक रंगमंच तो है नहीं, शौकिया रंगमंच है, तो उनको जो जीविकोपार्जन है वो कहाँ से करते हैं, और फिर इसके बाद ये शौकिया रंगमंच करते हैं? तो जितने भी ये गांव के कलाकार हैं, सब मजदूरी करते हैं, कुछ किसानी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। तो इनसे उनका ये चलता रहता है। बाकी हमारा एक गीत एवं नाटक विभाग से रजिस्टर्ड हमारी संस्था है, पंजीकृत है जी। तो उसके भी अभी तक हमने करीब 3 से 3.5 हजार नुक्कड़ जो होते हैं वो भी किए हैं। तो यही कलाकार नुक्कड़ करने जाते हैं, इनसे भी पैसा मिलता है जी। और बाकी मजदूरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, कुछ फल बेचते हैं, कुछ पत्थर भी फोड़ते हैं। तो ऐसे उनका चलता रहता है। और अब व्यवसाय थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अब पाहुना रंगमंडल होने जा रही है, हो गई है पिछले वर्ष। जी जी अभी चलो। तो सबसे पहले ये वो कलाकार ही उसमें उनका वो हक है कि उनको सबसे पहले मौका मिले। अभी छोटी रंगमंडल होगी, फिर बढ़ेगी तो आगे और लोगों को लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो फोक कलाकार वर्षों से लगे हैं, उनको पहले उसका मौका दिया जाएगा। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप अपनी संस्था को सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से रजिस्टर्ड करवा लें, जो भी शौकिया लोग हैं, तो उससे थोड़ी बहुत आमदनी होती रहती है। जैसे कि नशाबंदी है, इसके नशा के खिलाफ है, कुछ नुक्कड़ नाटक की स्कीम आती है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या ये पर्यावरण बचाव को लेकर अनेक विषयों को लेकर इस तरह के सरकार के अभियान चलते रहते हैं। वहां से सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उन्हें कुछ अनुदान मिलता रहता है और वो शो करते रहते हैं। तो मैं यही अपने जो दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहें शौकिया रंगमंच करते हैं, तो आप सलाह मशविरा करके, पता करके
ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी पार्टी अपने टीम को रजिस्टर्ड करा लें और उससे आपको तो थोड़ा सा आमदनी हो जाती है। और खास बात ये है संदीप, आपने बताया कि मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं और उसके बाद अभिनय करते हैं। सचमुच बहुत फक्र की बात है हम लोगों के लिए, रंगमंच के लिए और लोगों को सीखने के लिए, जहाँ एक तरफ अनेकों सुविधाएं हैं रंगमंच के लिए और वहीं लोग मजदूरी करके अगर रंगमंच को जिंदा रख रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। संदीप, और बाकी रंग मंडल बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या आगे की योजना है रंगमंडल को लेकर, क्योंकि अभी तो संजय जी तो दिल्ली में हैं, बाकी सर्वे सर्वा आप ही हैं, तो क्या योजनाएं हैं? रंगमंडल होने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं जी, बहुत ज्यादा, मतलब रेगुलर काम शुरू करना पड़ेगा। जी, 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 मतलब पूरा समय रंगमंच को ही देना पड़ेगा। जी, और जैसा कि भाई साहब की एक इच्छा है कि हम अपने एक ग्रामीण रंगमंच भी शुरू करें, देहात रंगमंच जी, शुरू करें, जी, जहाँ जहाँ दर्शक दर्शक भी बहुत आसानी से मिलते हैं और प्यार भी बहुत ज्यादा देते हैं। पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा शहर के लोग अपना टाइम पास करने आते हो, बाकी उतना नहीं है। अपने हमारे हिंदी रंगमंच में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है वैसे ऐसा। तो जी, जी, देहात बिल्कुल। रंगमंच और जी, बस आपने यही है एकदम कि सही कहा। जी, 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 सॉरी। जी, तो वो है कि अब हम गांव में एक देहात रंगमंच भी शुरू करेंगे जिससे फोक कलाकार और ज्यादा जुड़े। ज्यादा से ज्यादा लोग लोकल के लोग देखेंगे तो और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, इससे फोक कलाकार जुड़ेंगे। फोक मेन उद्देश्य में हम लोगों का यही है, भाई साहब का कहना यही है कि हम अपने लोक कलाकारों को जीवित करें, जो जिनको बिल्कुल, बिल्कुल। रास्ता नहीं मिल रहा है, जिनको मंच नहीं मिल रहा है, इनको मौका देना है, इनको स्टेज देना है, इनको मंच देना है। जी, वाकई में बहुत अच्छी पहल संजय जी ने की है कि गांव का रंगमंच, ये वाकई में एक तरह से हबीब साहब के बाद खत्म सा हो गया है वो गांव का रंगमंच। और अच्छी कोशिश है कि गांव का रंगमंच अगर देखने को मिलेगा उन लोगों के साथ है। जी, तो क्या स्वांग के अलावा कभी रावला स्टाइल में भी कोई किया है नाटक वगैरह? रावला रावला एक रावला होता है, उस रावले में स्वांग होता है। जी, जो ये पूरे रात कहीं शादी है या कोई फंक्शन है, उसमें तो रावला की पार्टी जाती है, उसमें रावला गाना गाते हैं, नाचते हैं, और उसमें एक जी, बीच में स्वांग निकली तो पूरी रात निकल जाए। जी, 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 तो जहां जिस चीज की जरूरत होती नाटक में, उसको तो मतलब बुंदेलखंड का जो भी कला है उसको तो उसमें जी, डालना ही डालना। जी, तो रावला से तो शुरू होता ही है स्वांग। जिस नाटक जी, होता है जी, तो हमारा रावले से शुरू होता है। फिर रावले करते जी, करते कोई एक बोलेगा, अरे चलो 11 बजे बहुत होगा, स्वांग करो रे, तो फिर स्वांग शुरू होता है। जी, 1 मिनट में एक कोशिश और करता हूँ।
जी, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम आज इंटरनेट में है। हाँ, कुछ जी 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 बिल्कुल संजय जी, मैं समझ रहा हूँ, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इंटरनेट में ही प्रॉब्लम है। फिर किसी दिन जरूर आपके साथ बैठेंगे और ढेर सारी चीजें हम दर्शकों को दिखाएंगे कि टीकमगढ़ जैसी जगह में कितनी खूबसूरती के साथ बुंदेली लोक परंपरा को लेते हुए रंगमंच हो रहा है। और वाकई मुझे जब से मैंने ये छोटी छोटी क्लिप्स देखी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। जी संदीप, रंगमंच को लेके सचमुच आपने बहुत अच्छा काम किया है। और जी, आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मलिक सिंह बुंदेला जी आपको बहुत बहुत बधाई बोल रहे हैं। संगीता जी हैं, अंकुर श्रीवास्तव जी हैं, अर्चना सिंह जी हैं, और इसके साथ हमारे टीकाराम रावत जी हैं, और कुछ लोग पन्ना से भी नजर आ रहे थे मुझको। संगीता जी हमारी भाभी जी हैं, जी बहुत जी अच्छी। जी, और कथक कथक करते हैं। आपका भतीजा भी बहुत अच्छा कीबोर्ड भी बजाता है, वो भी माँ के साथ बहुत अच्छा करता है। और मैं किसी दिन बिल्कुल विनती करूंगा संगीता जी से कि आप बिल्कुल बुंदेली झलक में आएं और साझा करें अपने विचार। तो संदीप जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और आपके बारे में, संजय जी के बारे में सत्यार्थी जी हमेशा कहते रहते हैं कि सचमुच टीकमगढ़ में ये दोनों लोग पाहुना के माध्यम से बुंदेली लोक संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी एपिसोड को यहाँ पर खत्म करते हैं। कल नए मित्र के साथ, नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी शाम 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका कि आपने समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। चलिए, मैं बुंदेली झलक की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है कि अगर आप बुंदेली लोक कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए हैं और अपने विचार रखना चाहते हैं, तो इनबॉक्स में आप कमेंट्स में अपना नंबर छोड़ दें, मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं, तो आपका रंगमंच, आपका ये मंच है, आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद। कल फिर शाम 6 बजे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड, जय हिंद।